हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सबसे पहली यूनिट ही है आपकी क्वांटम केमिस्ट्री की। इसका दो पार्ट में है। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्वांटम केमिस्ट्री का है और सेकेंड पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पे कि जैसे ही हम क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात आती है लाइट की। ओके, तो आपको जो बेसिक्स है वो पता होने चाहिए कि जो लाइट होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति की होती है लाइट। ठीक है, वो वेव नेचर भी दर्शाती है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है, राइट। वेव नेचर भी दर्शाती है, पार्टिकल नेचर भी दर्शाती है। ठीक है, इसके अलावा जो वेव मैकेनिक्स होती है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। जो लाइट होती है उसकी वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उसमें लाइट के जो पार्टिकल नेचर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, राइट। तो इस तरीके से दो तरह से हम कह सकते हैं, वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स में आप वेव्स के, लाइट के वेव नेचर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में आप जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है बेसिकली वो कुछ थ्योरीज है। जैसे फर्स्ट थ्योरी है यहाँ पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो हम पढ़ेंगे ये सारा कुछ। ठीक है, तो जो मैटर होता है या जो पदार्थ होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। जिस तरह से मैंने कहा लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वैसे के वैसे जो पदार्थ होता है उसका भी जो है वो ड्यूअल नेचर होता है। डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी मैटर के ड्यूअल नेचर को लेके, वो क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है, मतलब वो भी एक तरीके से बेस है। इसके अलावा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। बहुत जगह आपको यहाँ पे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाता है। ओके, और जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है वो भी जो है क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अभी यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमेशा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात होती है या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात होती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या पार्टिकल की बात होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपका एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स मान लो कि प्रेजेंट है। ओके, अब क्या हुआ, इस पूरे बल्क की जब आप स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो पूरा बल्क की स्टडी तो किसके अंदर आती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आती है। ठीक है, पर इस बल्क में से आप क्या करते हैं, बल्क में से आप सेलेक्ट कर ले एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को और उसी में उपस्थित पार्टिकल्स की जब स्टडी करें तो वो किसके अंदर आती है, वो स्टैटिस्टिकल, एक मिनट, ये वो आती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये तो हो गई क्लासिकल मैकेनिक्स, किसकी, पूरे बल्क की या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को सिलेक्ट करके उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स की बात हो तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। पर आपने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकल को सिलेक्ट किया और अभी इसी पार्टिकल की जो है सारी प्रॉपर्टीज आप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उस पर स्टडी करते हैं एक पार्टिकल को उठा के, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो स्टडी आपकी आती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत। वो स्टडी किसके अंतर्गत आती है, आपकी क्वांटम मैकेनिक्स के
अंतर्गत। तो समझ में आ गया डिफरेंस क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक और क्वांटम मैकेनिक्स की माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात। ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर जो है वो फोकस होता है। ओके, उसके लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसमें जो बेस होता है क्लासिकल मैकेनिक्स का वो क्या होता है, वो होते हैं न्यूटन्स के लॉ। आपने गति के नियम पढ़े होंगे न्यूटन्स के, वो क्या है सारे के सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी आता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो आधार है वो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस है, साथ ही मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस है यहाँ पे। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ऑफ रियल नेचर ऑफ मैटर हो गया, इसके अलावा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हो गया। ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आते, ये सारा का सारा क्या है, ये प्रिंसिपल सारे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे हम पढ़ते हैं इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूअस। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है कि जो इमिशन होता है और जो अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो उत्सर्जन होता है, ये क्या उत्सर्जन जो होता है और जो अवशोषण होता है लाइट का किसी पार्टिकल द्वारा, ठीक है, तो या फिर एनर्जी का किसी पार्टिकल द्वारा, ये दोनों ही प्रोसेस जो है क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये इस तरह से जो है एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उत्सर्जन या इमिशन होता है, राइट। जबकि आप पढ़ते क्या हो, आपने जैसे इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं, है ना। वो सब किस आधार पे है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर है। क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि एनर्जी कुछ इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, उसका क्या होगा, जो इमिशन और उत्सर्जन दोनों ही कंटिन्यूअस होता है। जबकि यहाँ पे आप जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, वो कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इट विल बी इन फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, राइट। जो इमिशन होता है और जो अब्जॉर्प्शन होता है वो एनर्जी के बंडल्स की फॉर्म में होता है, वो कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बंडल्स जो है वो इमिट होते हैं, बंडल्स ही जो है अब्जॉर्ब होते हैं, और ये बंडल जो है वो क्या कहलाते हैं, आपकी एनर्जी की बंडल्स क्वांटा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये तो हो गया क्लासिकल की बात। यहाँ पे जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो आप इस तरह से कहते हैं कि अब्जॉर्ब होके ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वांटम की बात हो रही है। यहाँ पे क्वांटम एक एक स्टेप आगे बढ़ा है, ठीक है, कोई कंटिन्यूअस नहीं है। और अगर इमिट हो रही है लाइट तो ये इस तरह से गया, पहले सेकंड पे आया, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आया तो भी यहाँ पे जो है इस तरह से इमिशन हुआ। तो एक क्वांटा यानी कि एच न्यू यहाँ पे इमिट हुआ या फिर एच न्यू ही यहाँ पे अब्जॉर्ब हुआ है। तो ये क्या है, ये क्वांटा है, राइट। जबकि इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू, जो कि फेल हो गया पूरी तरह से, राइट। अभी जब आगे स्टडी हुई ना तो ये पूरी तरह से फेल हो गया। इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स पुराने तरीके है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है, या फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही एक्सप्लेन कर सकती है क्लासिकल मैकेनिक्स। जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो फिर जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद जिन्हें हमें जरूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, फिर इस पे स्टडी होना शुरू हुआ, राइट। चलो, तो ये तो बात हो गई उत्सर्जन और इमिशन की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड एट द सेम टाइम। यहाँ क्या कह रहा है, पोजीशन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पर आप एक पार्टिकल की पोजीशन भी पता कर सकते हैं और उसकी जो मोमेंटम है वो भी पता कर सकते हैं।
ये किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स का जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है कि जैसे कि इसने स्मॉल पार्टिकल्स की बात करी तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक तरह का पार्टिकल ही है स्मॉल। तो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पोजीशन और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों एक ही टाइम पे ऑब्जर्व करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उसका मोमेंटम पता करना चाहते हो तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, और आपको अगर उसकी पोजीशन बतानी है तो आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये दोनों को एक ही साथ एक ही समय पर ऑब्जर्व करना या फिर इनकी पोजीशन का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, पर बड़े पार्टिकल्स पर ये फेल नहीं हुई। जैसे न्यूटन्स के लॉ में ये बात जो है वो आप कह सकते हो कि पोजीशन और मोमेंटम पता किया जा सकता है किसी भी पार्टिकल का, वो बड़े केस में, बड़े पार्टिकल्स के केस में या बड़ी चीजों के केस में। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की आप पता नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के इस पॉइंट को भी इनवैलिड माना गया छोटे पार्टिकल्स के लिए। क्लियर है? तो ये था डिफरेंस कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंतर्गत जो है वो क्या पढ़ा जाता है। राइट, तो चलो ये तो हो गई बात दोनों में डिफरेंस की। नेक्स्ट चलते हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट आपके सिलेबस का टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसे हिंदी में आप कहते हैं कृष्णिका विकिरण। ओके, कृष्णिका विकिरण में आप पढ़ते हैं अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। यहां पे देखते हैं हम डेफिनेशन लिख देना, अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट that absorb all the radiation falling on it। ठीक है, क्या करती है? एक ब्लैक बॉडी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर गिरने वाली सारी की सारी रेडिएशन को ये क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लैक बॉडी क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर गिरने वाली सारी रेडिएशन को ये ऑब्जेक्ट जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। A perfect absorber is also a perfect emitter। जितना परफेक्ट कोई ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करेगा लाइट को उतना, या फिर रेडिएशन को, उतना ही परफेक्ट वो इमिशन भी करेगा उस रेडिएशन का। ठीक है, thus all bodies heated to a given temperature maximum energy is radiated by black body। इस प्रकार से यदि जितनी भी बॉडीज है अगर उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट किया जाए टेम्परेचर देके, तो वो अगर ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रही है तो वो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगा। सारी की सारी बॉडी जो ब्लैक बॉडी है उन्हें हीट किया जाए टेम्परेचर देके तो वो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये रेडिएशन क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है, कृष्णिका विकिरण कहलाती है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई बात डेफिनेशन की कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, कर्व दिखेगा यहाँ पे। ये कर्व हमने लिया है एनर्जी डेंसिटी, जो भी एनर्जी इमिट हो रही है उसकी डेंसिटी, और वो एनर्जीज या वो रेडिएशन कितनी वेवलेंथ की इमिट हो रही है उसके बीच में आप जो है कर्व खींचते हैं। ठीक है, तो आप एक बार कर्व खींचते हैं 6000 केल्विन पर, 5000 केल्विन पर और 4000 केल्विन पर आपको कुछ इस तरह के कर्व देखने को मिलते हैं। तो यहां से आप क्या पता लगा सकते हैं? इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, पहले पढ़ते हम कि द एनर्जी डेंसिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले तो समझना होगा कि यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि ये एनर्जी डेंसिटी है हमारी। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? तो वो देखते हैं हम कि एनर्जी डेंसिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम से
रेडिएट होने वाली एनर्जी का अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम बाय ब्लैक बॉडी, जो कि किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, किसी ब्लैक बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है या रेडिएट होती है वही क्या कहलाती है, एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। और ये किस पर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, द एनर्जी रेडिएटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे 6000 पर कोई एनर्जी रेडिएट हुई है तो वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की नहीं होगी, वो बहुत सारी वेवलेंथ, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये 5000 से लेके 2000 तक की रेडिएशन जो है, वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट हो रही है, कहाँ पे, 6000 केल्विन पर, है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट नहीं होती है हीट करने पर। ठीक है, पर्टिकुलर सिंगल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी भी होती है। देखो, रेडिएशन को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से भी करते हैं, वेवलेंथ से भी करते हैं, है ना। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की कोई पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशन इमिट नहीं होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। बहुत सारे एनर्जीज, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट होती है या अब्सॉर्ब होती है, राइट। चलो, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम कह रहे हैं, उन कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि कर्व हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कर्व है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पढ़ते हैं। देखो, पहला कह रहा है, फॉर ईच टेम्परेचर, प्रत्येक टेम्परेचर के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, प्रत्येक टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है एट विच एनर्जी रेडिएटेड इज द मैक्सिमम। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कि ये मान लो कि ये मैंने मान लिया 5000 या फिर मान ली 4000 पहला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशन में आपको कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलती है रेडिएशन की, जहां पे हमें मैक्सिमम मिलता है, जहां पर हमें मान लो कि ये 1000 पे, तो 1000 वेवलेंथ, 1000 nm वेवलेंथ वाली रेडिएशन है जहां पर हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। ऐसे तो इस 4000 पे बहुत सारे रेडिएशन वाली लाइट इमिट होगी, यहां से यहां तक जितनी भी रेडिएशन है सारी की सारी इमिट होगी, पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जहां पर उस टेम्परेचर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो ये इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब था। सेकेंड पॉइंट कहता है, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे 4000, 5000, 6000, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो ये कर्व है वो लोअर वेवलेंथ, क्योंकि इधर जाएंगे तब तो वेवलेंथ बढ़ेगी, पर इधर जाएंगे तब वेवलेंथ घटेगी। तो जैसे जैसे कह रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो लोअर वेवलेंथ की तरफ मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर मैक्सिमा इधर था, फिर आपको मैक्सिमा इधर मिला, फिर आपको मैक्सिमा इधर मिलेगा। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका मैक्सिमा होता है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, या फिर जो कर्व होता है इमिशन का वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है। और ये शिफ्ट होना या ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, जिसका इक्वेशन देखें तो क्या है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1/t, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, टी को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि द हायर द टेम्परेचर द मोर प्रोनाउंस्ड इज मैक्सिमा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपको मैक्सिमा प्रोनाउंस दिखेगा। यानी कि यहाँ पे तो क्या था, देखो फर्स्ट में क्या था, सिंपल, यहाँ पे ठीक है मैक्सिमा आ गया,
फिर थोड़ा सा मैक्सिमा की जो है वो पीक जो है देखने लगी, उसके बाद जो है वो ज्यादा आप कहे कि शार्प मैक्सिमा मिला। तो जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हायर टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होते हैं, वैसे वैसे मैक्सिमा भी आपको शार्प दिखता है या प्रोमिनेंट दिखता है, प्रोनाउंस दिखता है। ठीक है, इसके बाद इसी में जो है स्टीफन्स ने एक लॉ दिया कि E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। E इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। ठीक है, अब T टू द पावर 4 यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा। ओके, और ये जो लॉ होता है वो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टीफन्स फोर्थ पावर। फोर्थ पावर क्या है, पावर में फोर्थ लगाए तो स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे क्या पता चलता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी डेंसिटी भी वैसे वैसे बढ़ती है। ठीक है, तो ये थे 3 पॉइंट। इसके बाद भी जो है आपको 2-3 पॉइंट और देखने हैं, उसमें कुछ फिक्स इक्वेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।